हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। हम कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमी क्वेश्चंस की सीरीज़ एंड इन टुडेज सीरीज़ वी आर गोइंग टू टैकल द क्वेश्चंस फ्रॉम 1996। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस का करने का इंटेंट बहुत सिंपल सा है कि पहले हम जो क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट का ओरिएंटेशन है वो हम समझ पाएँ, साथ ही साथ हम ये देख पाएँ कि यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं कौन से रहे हैं और वहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है बनी रहे और साथ ही साथ आपकी एक फेमिलियरिटी जो है वो क्लियरली इस्टेब्लिश हो जाए विद दीज क्वेश्चंस, सो दैट व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम यू आर वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड, यू आर वेरी काम एट पीस एंड आप क्वेश्चंस को बेटर टैकल कर पाएँ. सो इन टुडेज सीरीज वी आर गोइंग टू हैंडल द क्वेश्चंस ऑफ 1996. नाउ यू विल सी, हम क्वेश्चंस में अभी एक पैटर्न देखेंगे, एक सर्टेन पैटर्न जो पहले के क्वेश्चंस में दो वो कॉन्सेप्चुअल तो थे बट दे वर टू एन एक्सटेंट अ लिटिल डायरेक्ट. आज भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बट इनकी फ्रीक्वेंसी जो है कम हो गई है. आपको जो क्वेश्चंस आज के समय में रीसेंट 10 सालों में जो देखने को मिलेंगे उनमें एप्लीकेशन जो है वो बढ़ गया है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड. तो चलिए इस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट as two components of new economy policy adopted in India. अब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई थी और इसके दो बड़े कंपोनेंट्स थे, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कौन सी करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेबलाइजेशन इज ग्रेजुअल अ मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस. दूसरे पे आते हैं. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइल स्टेबलाइजेशन इज अ क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस. इसी का एग्जैक्ट उल्टा लिखा गया है यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी. तो यहाँ पे ये दो एक तरह से रिलेटेड क्लोज स्टेटमेंट मिलेंगे आपको. फिर स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज. इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट वन फ्रॉम अनदर. And fourth, if we come here, stabilization mainly deals with a set of policies which are to be implemented by the central government, while structural adjustment is to be set in motion by state government. Now, if you will see the last two statements, यहाँ पे option B, C and D. अब आप लास्ट टू स्टेटमेंट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेट ऑफ पॉलिसीज़ में वेरिएशन ये है कि स्टेबलाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी. नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दोनों ही कॉम्पोनेंट्स हैं और इसमें सेग्रीगेशन जो है लेवल का नहीं है. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्टली गलत हो जाता है. बट बिफोर वी गेट टू द आंसर, पहले हम स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ समझ लेते हैं. जब हम स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन जो है वो एक क्विक प्रोसेस नहीं है. इसके एक्शंस जो होंगे वो इमीडिएट होंगे, जैसे कि इन्फ्लेशन को लेवल पर लाना, ठीक है, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना एट्सेट्रा, जिससे जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं लंबे समय के लिए क्विक प्रोसेस नहीं है, एक्शंस इसके रिलेटेड क्विक लिए जाएंगे ताकि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं लंबे समय के लिए स्थिर हो जाएं, स्टेबलाइज हो जाएं. तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कई चीज़ों को आपको करेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये तो इस्टेब्लिश हो जाता है कि स्टेबलाइजेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है, क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस नहीं है. बट आते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पे. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं, ठीक है. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का जैसे कि हम बोले तो यहाँ पे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है और उसको रिवैम्प करने का कोशिश किया जा रहा है. अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पे इकोनॉमी में जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको ग्रेजुअली नहीं, क्विक
चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि इकोनॉमी जो ये स्ट्रक्चर हम रिवैम्प करने की बात हो रही है हो सके। तो यहीं पे हमें क्लियर हो जाता है इनके मीनिंग से समझने में कि यहाँ पे आंसर जो है ए होगा कि स्टेबलाइजेशन जो है वो एक ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस है और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो क्विक अडाप्टेशन प्रोसेस है। स्टेबलाइजेशन में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कीवर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को स्टेबलाइज कर रहे हैं हम, इन्फ्लेशन को, फिस्कल डेफिसिट को, और यहाँ पर ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जिनको इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ग्रेजुअली ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जबकि हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात करें तो फोकस तो कर रहा है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चेंजेस की, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर हो, ट्रेड बेहतर हो, स्टेट एंटरप्राइजेस का ओनरशिप जो है वो देखा जाए, एंड इसके जो रिफॉर्म्स हैं वो हमेशा क्विक अडेप्टेशन के लिए लाए जाते हैं, जबकि इनका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म होता है। तो यहाँ पे आपको अगर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है तो ये आंसर जो है आप इजीली यू कैन अराइव एट ए। आपको यहाँ पे देखते ही, बट अगर आप इन वर्ड्स में फंस गए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है, तो देन डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन जो हो सकती है। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी जो है इस आंसर पे आने में हेल्प करेगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले ये देख लेते हैं चेहल्स प्रीलिम्स क्रैकर 2025, जिसमें आपके प्रीलिम्स कोर्स की तैयारी जो है 120 डेज़ में कराई जाएगी। यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स रेडी किया जाएगा, आपका जीएस तैयार करवाया जाएगा, आपका सीसैट कराया जाएगा, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी टैकल कराए जाएंगे। दिस बैच हैज़ ऑलरेडी कमेंस्ड बट वी हैव फ्यू सीट्स विद अस where you can join in and strengthen your preparation from anywhere across the country, because ये हम live online mode में कर रहे हैं, और इसे join करने के लिए you can reach out to us on the given number, right? Now we'll move to the next question. The redistribution of income in a country can be best brought about through, पहला है progressive taxation combined with progressive expenditure, progressive taxation combined with regressive expenditure, regressive taxation combined with regressive expenditure, and regressive taxation combined with progressive expenditure. अब यहाँ पे तो इन टर्म्स का मतलब क्लियरली हमें पता होना चाहिए बिफोर वी गो टू द आंसर। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है जिसमें एक डिवाइड है बिटवीन रिच एंड पुअर, तो हम यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इनकम को, ताकि कॉन्सेंट्रेशन जो है इनकम का वो किसी तरीके से ना हो, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कैसे किया जा सकता है, बट यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स यूज हैं, तो ये इन टर्म्स की क्लैरिटी होगी तो आंसर एकदम आपके आंखों के सामने होगा। एक एक करके टर्म देखते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रेजुअली डेवलप करेगी वैसे वैसे इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब हमें समझ में आ गया है। दूसरा आता है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, कि आप अपना एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमी के हिसाब से जैसे जैसे डेवलप कर रही है उसको कम कर रहे हैं, फिर आते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन प्रोग्रेसिव का उल्टा है, कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी आपका जो टैक्स रेट है वो कम होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में रिच विल बी टैक्स्ड मोर, हेयर पुअर विल बी टैक्स्ड मोर, राइट। तो अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाह रहे हैं, तो वी हैव टू टेक फ्रॉम रिच एंड गिव टू पुअर, करेक्ट। तो इसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलेगा, बट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो दोनों जगह है। अब हमें इन दोनों ऑप्शंस में से चूज़ करना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब इनकम बढ़ेगा उसके साथ टैक्स रेट बढ़ेगा, हम रिच से लेंगे और पुअर पे स्पेंड करेंगे, बट पुअर पे स्पेंड तभी तो कर पाएंगे जब हमारा प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर होगा, कि डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये दोनों टर्म्स के मीनिंग क्लियर हैं तो अगेन इट्स वेरी इजी टू अराइव एट क्वेश्चन
टूज आंसर दैट इज़ ए। अदरवाइज यहाँ पे कन्फ्यूजन का जो स्कोप है वो प्रेजेंट है, आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं। नाउ वी हैव अराइव्ड एट द आंसर दैट इज़ ऑप्शन ए। अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर बेसिकली वेल्दियर इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं उनसे पैसा लेके और लो इनकम ग्रुप्स का जो यहाँ पर बर्डन है उनको ईज किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हवाला ट्रांजैक्शंस रिलेट टू थर्ड क्वेश्चन। हवाला ट्रांजैक्शंस रिलेट टू पेमेंट्स फर्स्ट रिसीव्ड इन रुपीज अगेंस्ट ओवरसीज करेंसी एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। दूसरा रिसीव्ड फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट गोइंग थ्रू स्टैब्लिश्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। दिस इज इनकरेक्ट। अगर किसी सेल और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है बिना स्टॉक एक्सचेंजेस के तो हम उसको कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग, राइट। रिसीव्ड एज कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ओवरसी investors, buyers, sellers in assisting them to get over the red tape or in getting preferential treatment, that is also incorrect. Made to political parties or to individual for meeting election expenses, now this is also incorrect. हवाला ट्रांजैक्शन सिंपली मीन कि आप ओवरसी करेंसी जो है वो रुपी में ले रहे हैं या रुपी को ओवरसीज करेंसी में ले रहे हैं जब आप ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये नहीं करते हैं। मतलब अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उसको फॉरेन करेंसी में लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप नॉन ऑफिशियल किसी को यहाँ पे पैसा देंगे और वो आपको इंडिया में पैसा पकड़ा देगा। ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ऑपरेट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको हवाला ट्रांजैक्शन कहते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ए। अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन देखिए जो वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है या तो डायरेक्टली टर्म से रिलेटेड है। उसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड वाला हमने स्टेबलाइजेशन वाला क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखेगी कैसे कि जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाने वाला है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा सा गैदर भी हो रहा होगा। अब आते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इज टू अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फुल कन्वर्टिबिलिटी लिखा है, ये नहीं लिखा है कि कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही है या करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पे ब्रीफली मैं बता देती हूँ। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी में चेंज कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। आपको फाइनेंशियल एसेट खरीदने हैं या बेचने हैं। करंट अकाउंट में आप एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है, सिर्फ लिखा है फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी एंड दिस इज बीइंग एडवोकेटेड बिकॉज, और फिर ऑप्शंस दिए हुए कि हम गोल जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का ये है कि फुल कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे कैपिटल अकाउंट की हो या करंट अकाउंट की हो। पैसा जो है रुपी जो है वो फुल एक्सचेंज होना चाहिए इन फॉरेन करेंसी either for the purpose of trade or for the purpose of buying or selling financial assets. अब इसमें पहला ऑप्शन है convertibility of the rupee will stabilize its exchange value against major currencies of the world. Now this is true कि अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी आ जाती है तो यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू जो है वो रुपी की स्टेबल हो जाएगी। इवन तो ये क्वेश्चन 1996 का है, आज भी फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। करंट अकाउंट में तो है फुल कन्वर्टिबिलिटी, बट कैपिटल अकाउंट में हमारी आज भी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फुल कन्वर्टिबिलिटी एंड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। तो यहाँ पे रुपी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यू, दिस इज करेक्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट, it will attract more foreign capital inflow in India. Now this is also correct, but I would label it as partially correct. अब partially correct हम क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। अब फॉरेन कैपिटल इनफ्लो जो है वो एक्सचेंज रेट के अलावा उस कंट्री की स्टेबिलिटी, उस कंट्री की पॉलिसी, उस कंट्री का इकोसिस्टम क्या है ट्रेड का, उन मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंडेंट है।
तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये फुल्ली करेक्ट तो नहीं है. सेकेंड, इट विल हेल्प प्रमोट एक्सपोर्ट्स. अगेन दिस इज करेक्ट बट दिस इज ओनली पार्शली करेक्ट. एक्सपोर्ट्स जो हैं वहाँ पे वो गुड्स की क्वालिटी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, हमारे ट्रेड बैरियर्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं. सिर्फ एकमात्र कन्वर्टिबिलिटी चेंज करने से एक्सपोर्ट्स जो है नहीं बढ़ेंगे. ठीक है. एंड लास्ट, इट विल हेल्प इंडिया सिक्योर लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स एट अट्रैक्टिव टर्म्स. दिस हैज़ नथिंग टू डू डायरेक्टली विद द कन्वर्टिबिलिटी पार्ट. तो यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, उनमें से एक जो है वो फुल्ली करेक्ट है, बाकी 2 पार्शियल करेक्ट है. सो वी विल गो विद द आंसर ए. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो लिबरलाइजेशन की गई है, फुल कन्वर्टिबिलिटी एक गोल है और ये इसीलिए रखा गया है कि एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो जाए, जिससे मार्केट फोर्स ड्राइव होंगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर इससे फॉरेन कैपिटल आ सकता है, जॉब्स बढ़ सकती हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होगा. बट ये नेसेसरी नहीं है, ये एक सोल फैक्टर जो है नहीं है. एंड फोर्थ ऑप्शन हमने डिस्कस किया था कि वो इनकरेक्ट है. नाउ ऑन दिस नोट लेट अस अंडरस्टैंड द 5th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स इम्पोर्टेड बाय इंडिया. ये इंडिया में आ रहे हैं, कई बच्चों को इस पॉइंट पे भी कंफ्यूजन हो जाता है. इम्पोर्ट किए जा रहे हैं. पहला है कैपिटल गुड्स, दूसरा है पेट्रोलियम, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर बेस्ड मिलेगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रूटेड नहीं है, ये करंट अफेयर बेस्ड है. अब इसमें पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये मार्क करें हमेशा, ताकि यहाँ पे कोई एरर ना आए. ऑफ दीज आइटम्स एज पर 94-95 फिगर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. नाउ चाहे हम 94-95 की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, सबसे ज़्यादा जो हम इम्पोर्ट करते हैं दैट इज़ पेट्रोलियम. तो सेकंड तो मेरा पहला आ रहा है. ठीक है. नाउ यहीं पे 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि सेकंड पहला आएगा. ठीक है. अब दोनों ही ऑप्शन में दिस इज़ व्हेन यू डू नॉट नो द आंसर. आपको अगर फिगर्स याद नहीं है, दोनों में ही फर्स्ट जो है, दूसरा आ रहा है कैपिटल गुड्स. ठीक है. अब यहाँ पर हमें कैपिटल गुड्स हमें पता चल गया. यहाँ पे वी हैव गॉट टू नो दैट पेट्रोलियम इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. अब हम आते हैं पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, केमिकल्स एंड आयरन एंड स्टील. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो हम अगर बात करें तो हम पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन इंपोर्ट करते हैं, बट हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी. बट इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स वी आर अ बिगर इम्पोर्टर. तो यहाँ पर जैसे ही मुझे पता चलता है, फोर्थ हमें आंसर मिल गया डी, बट बाकी भी देख लेते हैं. इसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं आयरन एंड स्टील. एंड 5th जो है वो है हमारा पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है जैसे कि 94-95. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स अभी भी नहीं याद थे, बट मुझे ये डेफिनेटली पता था कि पेट्रोलियम अभी भी सबसे बड़ा है आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं. और हमारे एट प्रेजेंट हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, दे आर फोकस्ड ऑन कि कैसे हम ये इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करें. तो यहाँ से आप एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर की तरफ जा सकते हैं. हर आंसर को, क्वेश्चन को देख कर डरने की ज़रूरत नहीं है. एक थॉटफुल रीडिंग देने की ज़रूरत है. मैंने ये बाकी वीडियोस में भी कहा है कि एक जेन्युइन काम थॉटफुल रीडिंग देने की ज़रूरत है. तो यू विल बी क्लोजर टू द आंसर. हो सकता है आंसर इमीडिएटली ना है, बट यू विल बी क्लोजर टू द आंसर. नाउ इंडिया का मेजर इंपोर्ट आज भी इंक्लूड करता है, ये आंसर जो है 94-95 के हिसाब से भी एप्लीकेबल है, बट आज भी इंक्लूड करता है पेट्रोलियम, कैपिटल गुड्स, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन एंड केमिकल्स, आयरन, स्टील. पेट्रोलियम जो है वो हाईएस्ट वैल्यूड इंपोर्ट है. कैपिटल गुड्स बिकॉज वी कंपेरेटिवली लैक इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमने करना पड़ता है. केमिकल्स जो है वो कई ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे यहीं पे हमें 3 जो है दिख जा रहा है. बाकी जो है आयरन एंड स्टील एंड पर्ल्स जो हैं वो भी सिग्निफिकेंटली इंपोर्ट होते हैं, बट कंपेरेटिवली लेस एज बिफोर. अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पर.
अगेन दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आईआर का। इकोनॉमी जो है आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपकी पूरी तैयारी है प्री प्लस मेंस की तो कई क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आसान हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कमोडिटी, आईआर से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़िएगा, अभी इसमें ज्योग्राफी का भी रोल है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कमोडिटीज आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया, मतलब एक्सपोर्टेड टू इंडिया मतलब इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे टर्म्स के साथ खेला जा सकता है। बाई एरिड एंड सेमी एरिड कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं यूएई हो गया, सऊदी हो गया, गिव मी मिनट, यस सऊदी हो गया, ईरान है, ठीक है, ओमान है, ऑल दीज कंट्रीज और भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो एरिड और सेमी एरिड कंट्रीज़ हैं ये क्या भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में या हम इम्पोर्ट करते हैं इनसे। अब यहाँ पर आपका जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देखो बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले रॉ वूल एंड कारपेट्स, इन कंट्रीज़ का जो क्लाइमेट है दैट डज नॉट अलाउ फॉर शीप रेयरिंग, राइट, तो ये तो नहीं होगा, कट आउट। सेकेंड, फ्रूट्स एंड पाम ऑयल, सर्टेन फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड पाम का प्रोडक्शन जो है मिडिल ईस्ट में देखा जाता है, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। प्रेशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स, वहाँ पे प्रोडक्शन है, बिल्कुल है, तो ये भी इस मोमेंट पे हमें करेक्ट लग रहा है। परफ्यूम एंड कॉफ़ी, इत्रस आर वेरी फेमस देयर, कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वहाँ नहीं है, लिमिटेड है, और कॉफ़ी तो रैदर यहाँ पे इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस जो हैं फ्रूट्स एंड पाम ऑयल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया में एडिबल ऑयल जो है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है आज भी, ये डेटा जो है एप्लीकेबल है आज के लिए भी। एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन तो है बहुत ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम कंजम्पशन इज ऑल्सो रियली हाई, तो इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। एंड हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर इस वक्त इंडोनेशिया है इन टर्म्स ऑफ पाम ऑयल, ठीक है। तो अब आप देखो कि पाम ऑयल की ज़रूरत है, फ्रूट्स पॉपुलेशन, स्टोन्स एंड पर्ल्स हम मेजरली इंपोर्ट नहीं करते, ग्लोबल इनके यहाँ से इंपोर्ट नहीं करते हैं, बाकी ग्लोबली हमारा इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल आंसर जो है क्यूमुलेटिव, जो यहाँ पर बिना अगर आपको एक एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रॉ वूल एंड कारपेट्स अनलाइकली, जैसा कि मैंने कहा कि मिडिल ईस्टर्न टेरेन है, शिप फार्मिंग वूल प्रोडक्शन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। फ्रूट्स एंड पाम ऑयल, यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है, फ्रूट्स जैसे कि डेट्स पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, और ये कमोडिटीज़ जो है बहुत डिमांड में रहती हैं इंडिया में कुकिंग के लिए, स्नैक्स के लिए, ट्रेडिशनल स्वीट के लिए, तो ये लार्जली इम्पोर्ट होता है। जबकि हम प्रेशियस स्टोन्स और पर्ल्स की बात करें तो ये प्राइमरी एक्सपोर्ट नहीं है, थोड़ा बहुत होता होगा। एंड परफ्यूम एंड कॉफ़ी यहाँ का मेन वो नहीं है, कई लोगों को ये लग सकता है क्योंकि परफ्यूम फ्रॉम दिस रीजन इतर इज़ वेरी फेमस, बट प्रोडक्शन इनका और एक्सपोर्ट इतना हाईली नोन नहीं है। तो यहाँ पे हमें 6th का भी आंसर मिल जाता है। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट of economic liberalization is a reduction in import duties on capital goods। अब आप देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उस वक्त की एक इम्पॉर्टेंट थीम है जिस पे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अकॉर्डिंगली हमारे इस वक्त जो इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको वो इम्पॉर्टेंट थीम्स पता हो जिनसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। An important policy instrument of economic liberalization is the reduction in import duties on capital goods। जो capital duty goods हैं उन पे import, उनको अपने देश में मंगवाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है वो कम की जा रही थी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था।
अब रीज़न देखते हैं। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, अगर हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स की इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम करते हैं तो जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैपिटल गुड्स बाहर से मंगवा पाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर पाएंगे ताकि वो ग्लोबल मार्केट्स को फेस कर सके। सो एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कैपिटल गुड्स। इसका रीज़न अगर बताया जा रहा है कि अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम हो जाएंगी तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और ग्लोबल मार्केट्स में उनकी बेटर स्टैंडिंग मिलेगी। तो इस स्टेटमेंट का तो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये एक्सरसाइज मैंने हर वीडियो में सजेस्ट की है, यहाँ पे भी सजेस्ट कर रही हूँ। असर्शन और रीजनिंग के लिए आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। असर्शन वाला स्टेटमेंट बोलना है और उसके बाद कहना है बिकॉज, एंड बिकॉज के बाद आपको सेकंड स्टेटमेंट देखना है थोड़ा लॉजिकली। अगर ये स्टेटमेंट फिट बैठ रहा है, इट इज़ मेकिंग सेंस, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ए ही है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट है और इंटरकनेक्टेड भी है और आर जो है एक्सप्लेनेशन है ए का, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है। बट यहीं पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिखाऊं, सेम ईयर से है, असर्शन और रीजनिंग पे है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से है, मैक्रो से है। दो इंडियाज नेशनल इनकम हैज़ गॉन अप सेवरल फोल्ड सिंस 1947, there has no marked improvement in per capita income level। ठीक है, ये कह रहे हैं इंडिया का नेशनल इनकम जो है वो कई मल्टीफोल्ड बढ़ा है 1947 से, बट कोई मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं हुई है पर कैपिटा इनकम में। तो नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हैं और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो कह रहे हैं नेशनल इनकम बढ़ रही है बट पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पे रीज़न पे आते हैं। साइजेबल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स है, एनआई और पॉपुलेशन। एनआई अगर बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो ये तो नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2/2 है, सिमिलरली 4/4 है, 5/5 है। अगर ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है तो फ़ायदा क्या है, अभी भी वो 1 है। और नीचे वाला ज़्यादा बढ़ने लगे तब तो ये और छोटा हो जाएगा। सिंपल मैथ्स की तरह देखिए, 2 कंपोनेंट्स हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है हमारी तेज़ी से बढ़ रही है, एक रीज़न हो सकता था। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन में रह रहा है नहीं रह रहा है ये तो इसका एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बिल्कुल सही है। बट एट द सेम टाइम क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है सेकंड स्टेटमेंट? एक बार इसको बिकॉज लगा के बोल के देखते हैं। दो इंडियाज नेशनल इनकम हैज़ गॉन अप सेवरल फोल्ड सिंस 1947, देयर हैज़ बीन नो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम लेवल। अगर आप पूछोगे वाई, मान लो आपने मुझसे पूछा मैम ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं वाई, और मैं बोलूँ बेटा पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो अभी भी काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन है, इट डज़ नॉट मेक सेंस। आपका वाई यहाँ आंसर नहीं होता, बिकॉज आप लगा के बोलोगे तो भी आंसर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर आंसर हेयर इज बी। अब यहाँ पर इसी नोट पर हम आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन अर्बन इनकम्स। रूरल इनकम्स जो है वो लोअर है अर्बन इनकम से। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अकाउंट फॉर दिस? क्या रीज़न है कि ऐसा हो रहा है? पहला देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। करेक्ट, उनको नहीं पता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर के बारे में, इसीलिए उनकी इनकम जो है इन्हांस नहीं हो पा रही। करेक्ट। सेकेंड, प्राइजेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोअर हैं देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। करेक्ट, जब प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। करेक्ट, वैल्यू एडिशन किया जा रहा है तो इसलिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो उनका प्राइस कम है, और इसी वजह से रूरल एरियाज में प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इस वजह से उनकी इनकम कम है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन लो व्हेन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। दिस ऑल्सो इज करेक्ट। हमारा फोकस तो रहा है एग्रीकल्चर पर बिकॉज हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें सिंस 1947
and till date investment in agriculture has been lesser as compared to investment in industry. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अब यहाँ पे रीजन्स अगर हमसे पूछा जा रहा है तो तीनों रीजन लग रहे हैं. अब ऑप्शंस में देखते हैं. ए ऑप्शन है जिसमें तीनों रीजन गिवन है, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ ए हो जाता है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ. 8th 5-year प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वंस. द क्रिटिकल डिफरेंस, अब पूछा क्या 8th 5-year प्लान जो है वो सबसे अलग क्यों है. ठीक है, it has a considerably larger outlay to the as compared to the earlier plans, which is correct. 8th 5-year plan से just पहले 8th 5-year plan का मैं टाइमलाइन बता दूँ आपको. 1992 to 97 है. ठीक है, इससे जस्ट पहले 1991 में ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज LPG रिफॉर्म्स वर अनाउंस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्लान का अगर आप आउटले देखेंगे तो काफ़ी बड़ा था. पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई थी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और भी मल्टीपल चीज़ें, डील लाइसेंसिंग की बात की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आउटले जो था वो काफ़ी वाइड कवरेज का था. नेक्स्ट पे आते हैं. इट हैज़ मेजर थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये बात तो सही है कि इस प्लान में थ्रस्ट था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, बट ये एक डिफरेंस था बाकी प्लान से, ये गलत है. एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में फर्स्ट 5-year प्लान से एम्फेसिस था. सेकंड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं. कंसिडरेबल एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ. अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बिल्कुल बात की गई थी, बट ऐसा नहीं है कि यूनिक था इस प्लान के लिए, सिर्फ इसी प्लान में बात की गई थी. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी वैलिड है. एंड थर्ड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज़ बीन अबॉलिश्ड. नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है अबॉलिश हुई थी, बट डी लाइसेंसिंग जो है वो इससे पहले हो चुकी थी. मतलब इस प्लान में नहीं हुई थी, वो 1991 में ही हो गई थी. तो वो 8th 5-year प्लान का पार्ट नहीं है. यहाँ पे बहुत आराम से अगर आप टाइमलाइन को देखेंगे तो दिस इज़ टू जस्ट कंफ्यूज यू. तो यहाँ पे 8th 5-year प्लान का पार्ट ही नहीं है, ये 1991 में ही हो गया था डी लाइसेंसिंग. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए. नाउ द करेक्ट आंसर हेयर इज ए. हमने क्लियरली देखा है कि क्या क्या डिफरेंस था, और हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस की मेजर थीम्स को जो है समझने की कोशिश की है. अगर आप 1996 में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन जो है सिर्फ 10 क्वेश्चंस है, बट आने वाले समय में क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू. जैसे कि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मैम असर्शन और रीजनिंग अब आने लगा है, पहले तो CSAT में आता था. बिल्कुल नहीं, वो GS में आप देख सकते हैं 1996 से ही आ रहा है. तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. So that was all from my side. If you have any concerns or doubts, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. Thank you so much.